चलिए आज बात करते हैं उस महान सम्राट की जिसने दक्षिण भारत में एक ऐसे स्वर्ण युग की नींव रखी जिसका नाम था कृष्णदेवराय। जरा सोचिए, 16वीं सदी की शुरुआत का समय है। उत्तर भारत में क्या हो रहा है? सल्तनतें टूट रही हैं, बिखर रही हैं और आपस में ही लड़ रही हैं। एक राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल है। और ठीक उसी वक्त दक्कन में नए सुल्तान अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। उनकी नजरें दक्षिण के अमीर राज्यों पर टिकी हुई थीं। और इसी सारी गहमाहमी के बीच दक्षिण में एक नया सूरज उग रहा था। एक ऐसा सम्राट जिसने अपनी तलवार के दम पर एक विशाल और मजबूत साम्राज्य खड़ा कर दिया। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ तलवार और जंग की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अपनी समझ, कला और दूर की सोच से एक ऐसे सुनहरे दौर को बनाया जिसकी चमक आज तक कम नहीं हुई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उनके सिंहासन पर बैठने से और उन मुश्किलों से जिन्होंने उनके इरादों को और भी पक्का कर दिया। अब देखिए, उनका शासन सिर्फ 20 साल का था, लेकिन क्या कमाल के 20 साल थे वो। 1509 में जब उन्हें ताज मिला, तब से लेकर 1529 तक उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो जब वो गद्दी पर बैठे, हालात बिल्कुल भी आसान नहीं थे। चारों तरफ दुश्मन थे और साम्राज्य के अंदर भी बगावत का डर था। ऐसे मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया उनके प्रधानमंत्री तिम्मारुसु ने। कृष्णदेवराय उन्हें प्यार से अप्पाजी यानी पिता बुलाते थे, और ये उन्हीं की सूझबूझ थी जिसने साम्राज्य को शुरुआती मुश्किलों से बाहर निकाला। चलिए अब बात करते हैं उनके उस रूप की जिससे दुश्मन कांप उठते थे। एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था, और एक ऐसा रणनीतिकार जिसका कोई जवाब नहीं था। उनकी फौजी ताकत का राज वो थी नायंकर प्रणाली। अब ये कोई मामूली सिस्टम नहीं था, ये तो जैसे पूरे साम्राज्य का इंजन था। इसमें होता यह था कि राजा अपने कमांडरों को जमीनें देते थे, और बदले में वो कमांडर एक सेना तैयार रखते थे और राजा को टैक्स भी चुकाते थे। इससे हुआ ये कि एक बहुत बड़ी सेना हमेशा तैयार रहती थी और दूर दूर के इलाके भी सीधे कंट्रोल में रहते थे। और इस सिस्टम से जो सेना बनी वो कोई छोटी मोटी फौज नहीं थी। सोचिए, लाखों की संख्या में पैदल सैनिक, बेहतरीन अरबी घोड़ों पर सवार घुड़सवार, दुश्मन की लाइनों को तहस नहस कर देने वाले विशाल हाथी, और सबसे बड़ी बात, उस जमाने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पुर्तगालियों से खरीदी गई तोपें और बंदूकें। उनकी मिलिट्री जीनियस का सबसे बड़ा सबूत वो है 1520 का रायचूर का युद्ध। यहां उनका सामना हुआ बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से। अब जो आंकड़े मिलते हैं वो सच में होश उड़ा देने वाले हैं। पुर्तगाली यात्रियों के मुताबिक कृष्णदेवराय ने इस एक लड़ाई में 7 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक मैदान में उतार दिए थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उनके साथ थे 32,000 से ज्यादा घुड़सवार और 550 से भी ज्यादा विशालकाय युद्ध हाथी। ये उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक थी। इस जबरदस्त जीत के बाद तो वो सच में दक्षिण के शेर बन गए। उनके एक दरबारी कवि मुक्कू तिम्मन्ना ने तो यहां तक लिखा कि कृष्णदेव राय का तो सिर्फ नाम ही दुश्मनों को हराने के लिए काफी था। पर एक महान राजा की कहानी सिर्फ जंग के मैदान पर खत्म नहीं होती, है ना? अब चलते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे खूबसूरत हिस्से में। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो सिर्फ एक योद्धा थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी असली महानता तो जंग के मैदान के बाहर दिखाई देती है। उनका दरबार सजता था अष्टदिग्गज से। इसका मतलब है 8 दिशाओं के 8 हाथी। और ये कोई सचमुच के हाथी नहीं, बल्कि तेलुगु साहित्य के 8 सबसे बड़े, सबसे दिग्गज कवि थे। इन विद्वानों ने कविता को सिर्फ भगवान की भक्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसमें आम जिंदगी, प्यार और मजाक को भी जगह दी। और इसीलिए कृष्णदेव राय के समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि वो सिर्फ इन कवियों के राजा नहीं थे, बल्कि खुद भी एक जबरदस्त कवि और विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु में आमुक्तमाल्यदा नाम का एक महाकाव्य लिखा, जिसे आज भी बहुत सम्मान से पढ़ा जाता है। तो देखिए, उनके पास 2 तरह की ताकत थी। एक जो तलवार और रणनीति से आती थी, और दूसरी जो कलम, कला, भव्य मंदिरों और खुशहाली से आती थी। यही चीज उन्हें खास बनाती है। अच्छा, इतने बड़े सम्राट, इतने महान राजा, आखिर एक इंसान के तौर पर वो कैसे थे? चलिए अब यह भी देखते हैं उन लोगों की नजरों से जिन्होंने उन्हें करीब से देखा था। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने उनकी सुबह के बारे में जो लिखा है वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे।
वो सुबह सूरज उगने से भी पहले उठकर तिल का तेल पीते थे, फिर घंटों तक वजन उठाते, तलवारबाजी और कुश्ती करते थे और उसके बाद घुड़सवारी पर निकल जाते थे। उनका अनुशासन ही उनकी ताकत थी। पेस ने उनके मिजाज के बारे में भी लिखा है कि वो एक महान और न्याय करने वाले राजा थे जिनका सब सम्मान करते थे। लेकिन हाँ, कभी-कभी उन्हें अचानक गुस्सा भी आ जाता था। कुल मिलाकर वो एक खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान थे, मतलब एक सख्त शासक पर दिल से एक आम इंसान। आखिर में बात करते हैं उनकी विरासत की। वो ऐसा क्या छोड़कर गए जो आज भी उन्हें महान बनाता है? कई इतिहासकार उन्हें प्लेटो के फिलॉसफर किंग के कॉन्सेप्ट के बहुत करीब मानते हैं। फिलॉसफर किंग मतलब एक ऐसा राजा जो सिर्फ एक ताकतवर योद्धा ना हो, बल्कि ज्ञानी भी हो, न्याय करने वाला हो और कला को भी समझता हो। और कृष्णदेव राय इस परिभाषा पर एकदम खरे उतरते हैं। देखिए, इतिहास में योद्धा तो बहुत आते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य भी बनते हैं और मिट जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम ही होते हैं जो सिर्फ युद्ध ही नहीं जीतते बल्कि एक पूरा का पूरा युग बना देते हैं। कृष्णदेव राय यकीनन उन्हीं में से एक थे।